नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूगोल के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। देखिए, भूगोल का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैप किस प्रकार से रीड करते हैं और मैप पर किसी स्थान को किस तरीके से लोकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होगी तो आप भूगोल का कोई भी जो टॉपिक होगा उसको आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उस पर जो अलग अलग स्थान हैं, जैसे कि महासागर है और जो देश हैं, उनको लोकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए हमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो होता है इस तरीके का ग्लोब, जो कि हमारी पृथ्वी की ही एक छोटी सी कॉपी होती है, ठीक है, जो कि गोलाकार होती है और कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। और एक होता है हमारा मैप। मैप का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो हमारा ग्लोब होता है इसमें हम सारी चीज़ें तो देख पाते हैं, पर सारी चीज़ों को, सारे स्थानों को हम एक साथ नहीं देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा ही हमको दिख रहा है, पर इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हमें देखना है तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा। मतलब कि हम एक साथ सारी चीज़ें, सारे स्थान नहीं देख पा रहे हैं। तो एक साथ हम सारे स्थानों को देख सकें इसलिए हम इसी ग्लोब को कुछ इस प्रकार के मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें कि हमें फ्रंट वाला हिस्सा भी दिखता है और पीछे वाला हिस्सा भी हमको एक साथ दिखाई देता है, जिससे कि हम स्थानों को एक दूसरे से कंपेयर कर पाते हैं और अच्छी तरीके से उनको लोकेट कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ों की। देखिए, कोई भी जो मैप होगा उसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको दिशाओं का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिशाएं जो होती है उसको हम कुछ इस तरीके से लोकेट करते हैं कि सबसे राइट साइड जो होगा उसको हम ईस्ट मानेंगे या पूर्व मानेंगे, ठीक है। और सबसे लेफ्ट साइड जो होगा उसको हम वेस्ट मानेंगे या पश्चिम मानेंगे। और नॉर्थ को हमेशा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और साउथ को हमेशा हम नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा पृथ्वी का मैप होता है इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ बिंदु होता है नॉर्थ की तरफ, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। और जो सबसे नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ बिंदु होगा उसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को लोकेट करने की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। तो देखिए, भूमध्य रेखा या फिर जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, या फिर इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो रेड लाइन देख पा रहे हैं ये है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब इसने देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया जिसको हमने बोल दिया उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे वाला हिस्सा हो गया जिसको हमने बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से चीज़ों को लोकेट करना कुछ आसान हो गया, ठीक है। जो स्थान इस लाइन के ऊपर हैं उनको हम बोल देंगे कि भैया ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और जो स्थान इस लाइन के नीचे हैं उनको हम बोल देंगे कि भैया ये साउथ हेमिस्फीयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब इन दोनों भागों को भी हमें कुछ छोटे छोटे भाग में बांटना पड़ेगा ताकि हम स्थानों को और अच्छी तरीके से लोकेट कर पाएँ, ठीक है। अब इसके लिए कुछ और पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं जो कि हमारी भूमध्य रेखा के ही पैरेलल होती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ व्हाइट लाइंस देख पा रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइंस है ये हमारी इक्वेटर के पैरेलल होती है और इन लाइंस को हम बोलते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड की अगर परिभाषा की बात करें तो लैटिट्यूड जो होते हैं ये भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके या तो कोई स्थान उत्तर में स्थित है या फिर कोई स्थान दक्षिण में स्थित है। अब इस स्थान की जो पृथ्वी का केंद्र है उससे जो कोणीय दूरी है, ठीक है, एंगल डिस्टेंस है, उसको बताने वाली रेखाओं को हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये है हमारी पृथ्वी का केंद्र। अब कोई स्थान जैसे यहाँ पर स्थित है, ठीक है, अब ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब ये पृथ्वी के केंद्र से देखिए कितना कोण बना रहा है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ स्थित है तो इसकी स्थिति वैसे तो नॉर्थ में हो जाएगी, और हम इसको इस तरीके से बताएंगे कि भैया ये जो स्थान है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में 30 डिग्री पे लोकेट है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री पे स्थित है। इस तरीके से इसकी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी के आधार पर हम इसको लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से पूरी पृथ्वी के स्थानों को लोकेट करने के लिए हमें नॉर्थ में और साउथ में ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्थ में हमें नॉर्थ पोल तक जाने के लिए अगर हम एक एक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचेंगे, ठीक है, एक एक डिग्री के अंतराल पर जाएंगे तो हमें पूरा 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऊपर की तरफ भी कुल 90 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी हमें कुछ 90 रेखाएं ही खींचनी पड़ेंगी जब हम पूरी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में कवर कर पाएंगे, ठीक है।
अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट देखने को मिलता है कि जो सबसे नॉर्थ वाली रेखा होगी जिसको हमने 90 डिग्री माना, अब यहाँ पर तो हम रेखा खींच नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे हम खींचते खींचते ऊपर तक जाएंगे तो ये रेखाएं छोटी होती जाएंगी और बिल्कुल नॉर्थ में जब जाएंगे तो ये रेखा जो होगी ये एक बिंदु की तरह हो जाएगी। और सेम कंडीशन नीचे की तरफ भी आएगी। जैसे ही हम बिल्कुल साउथ में पहुंचेंगे तो बिल्कुल साउथ पोल पर जाकर ये जो रेखाएं होंगी लैटिट्यूड वाली ये बिल्कुल डॉट की तरह हो जाएगी। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वाली जो रेखा होगी इसको हम एक बिंदु से दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेखाओं की संख्या की अगर बात होगी तो 90 में से एक रेखा कम हो जाएगी, तो 89 तो हो जाएगी नॉर्थ में और 89 हो जाएगी हमारी साउथ में और एक हो जाएगी हमारी भूमध्य रेखा। तो जो लैटिट्यूड रेखाएं होती है, ठीक है, इनकी संख्या हो जाएगी 89 + 89 + 1, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगी 179। इसमें भी जो भूमध्य रेखा है इसको भी हम लैटिट्यूड रेखा मानते हैं और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा या सबसे बड़ी लैटिट्यूड रेखा होती है, ठीक है। अब अक्षांश रेखाओं की एक और विशेषता हमें देखने को मिलती है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ये बिल्कुल पैरेलल चलती है, ठीक है। इस इमेज में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि इन कोनों पर ये रेखाएं थोड़ी एक दूसरे से दूर जा रही है, पर ऐसा नहीं है। जब इस इमेज को हम इधर से मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे और एक गोलाकार रूप में लाएंगे तो ये रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होगी। मतलब कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा समान होगी। इनके बीच की दूरी तो समान होती है पर क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल होता है और क्योंकि बीच में पृथ्वी जो होती है वो चौड़ी होती है, इसलिए भूमध्य रेखा तो सबसे बड़ी रेखा हो जाएगी। पर जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी लंबाई कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए इनकी लंबाई असमान होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, इसलिए ये पैरेलल होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में। देखिए अभी हमने इक्वेटर के बारे में बात की, तो इक्वेटर ने क्या किया, इक्वेटर ने पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक तो हो गया नॉर्थ वाला, एक हो गया साउथ वाला। अब यहाँ पर हमें एक रेखा देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। अब ये जो रेखा होती है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा है वो रेखा निकलती है इंग्लैंड का एक स्थान है ग्रीनविच, ठीक है। इस ग्रीनविच में हमें एक रॉयल वेधशाला देखने को मिलती है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस स्थान से रेखा निकलती है, इसी के नाम पर इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब ये जो ग्रीनविच रेखा है ये रेखा पूरे विश्व का समय निर्धारण करने के लिए इसको बेस बनाया गया है और इसीलिए इस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने भूमध्य रेखा के टाइम किया था कि भूमध्य रेखा से जो भी उत्तर में या फिर दक्षिण में जो भी स्थान थे उनकी स्थिति को लोकेट करने के लिए हमने कुछ रेखाएं खींची थी और उन रेखाओं के आधार पर हमने पृथ्वी के केंद्र से उनकी कोणीय दूरी निकाली थी, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में या फिर पश्चिम में जो भी स्थान होंगे उनकी स्थिति को लोकेट करने के लिए हम कुछ रेखाएं खींचेंगे और उन रेखाओं के आधार पर हम फिर से पृथ्वी के केंद्र से उनकी कोणीय दूरी निकालेंगे और वहां पर उसको लोकेट करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने लैटिट्यूड के आधार पर कोणीय दूरी निकाली थी और यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड के आधार पर भी कोणीय दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में स्थित किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब ये जो हमारी ग्रीनविच रेखा होती है इसको हम क्या मान लिया था, इसको हमने मान लिया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब इसके पूर्व और पश्चिम में हमें 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो एक गोल आकार है, ठीक है। अब गोल आकार में हमें कुल 360 डिग्री देखने को मिलती है, तो अगर हम 1-1 डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर रेखाएं खींचेंगे तो हमें कुल 180 डिग्री इस तरफ कवर करना पड़ेगा। मतलब कि 180 रेखाएं हमें इस तरफ चाहिए और कुल 180 डिग्री हमें इस तरफ कवर करना पड़ेगा, तो 180 रेखाएं हमें इस तरफ चाहिए। तो 180 तो हमें पूर्व की तरफ हो गई और 180 हो गई हमारी पश्चिम की तरफ। तो कुल रेखाएं हमें 360 रेखाएं खींचनी पड़ेगी जब हम पूरी पृथ्वी को कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो बीच वाली लाइन थी इसको हमने ग्रीनविच रेखा बोला था। इसके जो पूर्व की तरफ होंगी उसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं और जो पश्चिम की तरफ होंगी उसको हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब ये जो रेखाएं होती है ये 180 और 180 होती है। अब इसमें तो एक थोड़ा सा पॉइंट है कि इस तरफ अगर हम जाएंगे तो जो सबसे आखिरी वाली रेखा होगी वो होगी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और इस तरफ जो होगी इसमें सबसे लास्ट वाली जो होगी इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है।
अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बस एक मैप है, वैसे अगर ओरिजिनल देखें तो पूरी पृथ्वी गोल है। मतलब कि इस मैप को अगर हम गोलाकार रूप देंगे तो जो 180 डिग्री पूर्व है और 180 डिग्री जो पश्चिम है, ये दोनों रेखाएं आपस में आकर मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो 180 डिग्री पूर्वी रेखा है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये एक ही रेखा मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर कम हो जाएगा। तो जब हम देशांतर रेखाओं को काउंट करेंगे तो उनको कुछ इस तरीके से काउंट करेंगे कि 179 तो इस तरफ से हो जाएगी, 179 इस तरफ से हो जाएगी, ठीक है। और एक इन दोनों की कॉमन है जो कि 180 डिग्री वेस्ट भी उसको बोलते हैं और 180 डिग्री ईस्ट भी उसको बोलते हैं। तो एक वो हो गई और एक हो जाएगी हमारी ग्रीनविच रेखा। इस तरीके से टोटल रेखाओं की संख्या 360 ही हो जाती है, ठीक है। अब देशांतर रेखाओं की क्वालिटी ये होती है कि ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। अब समानांतर कहाँ से होगी, क्योंकि सबसे ऊपर तो नॉर्थ पोल है और सबसे नीचे साउथ पोल है, तो ये सारी रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही स्टार्ट होती है और वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि ये एक ही बिंदु पर ख़त्म हो रही है, इसलिए इनकी जो दूरी होगी वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, और इनकी जो दूरी होगी वो जब ये बीच में होंगी उस समय इनकी दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है पर लंबाई में समान होती है, क्योंकि इनका जो निकलने वाला स्थान है और जो समाप्त होने वाला स्थान है वो एक ही समान है, ठीक है। तो इसलिए इनकी लंबाई एक जैसी होती है पर ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन रेखाओं से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए ग्रीनविच रेखा जो है, इसको हमने पहले ही बता दिया था कि ये 0 डिग्री देशांतर है। अब जब भी हम किसी स्थान का समय का निर्धारण करते हैं तो हम इसके समय को शून्य मान लेते हैं, ठीक है, कि इसका समय अगर शून्य होगा तो उसके कंपैरिजन में हमको यहाँ पर दूसरे स्थानों का समय निकालना होगा। अब क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है ये 360 डिग्री को दर्शाती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर 360 रेखाएं हैं, ठीक है। अब पृथ्वी जो है ये पूरे 360 डिग्री को कवर करने में कुल टाइम लेती है 24 घंटे का। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट। अब ये 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, मतलब कि 1 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो 1440 को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो कुल टाइम यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 डिग्री का, वो होगा 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री का टाइम कवर करने में हमको 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अब इस तरह से किसी भी स्थान की जो ग्रीनविच रेखा है उससे हम देशांतर में दूरी निकाल लेंगे और उससे फिर हम देशांतर में 4 मिनट का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक देशांतर 1 डिग्री होगा और उस देशांतर में हम 4 मिनट का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक देशांतर को कवर करने में 4 मिनट का ही समय लगता है, और इस तरीके से उसका समय निकल जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको अगर हम समझें तो देखिए भारत का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्योंकि ग्रीनविच रेखा जो है इसके समय को अगर हम 0 मानेंगे तो इसके जो भी पूर्व की तरफ होंगे, पूर्व की तरफ वाले स्थानों को उसका जो समय होगा वो ग्रीनविच रेखा के कंपैरिजन में धनात्मक होगा। धनात्मक होगा मतलब ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस तरफ के जो स्थान है वो होते हैं ईस्ट वाले, और क्योंकि सनराइज जो होता है वो ईस्ट से ही होता है, ठीक है। सबसे पहले सन इधर आएगा तो इधर का समय जो होगा वो आगे चलेगा, और इस रेखा के जो भी पश्चिम की तरफ स्थान होंगे उनका समय जो होगा वो पीछे की तरफ चलेगा, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जिसे भारत के हम मानक समय की बात करें, स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, वो लिया गया है इलाहाबाद के पास एक स्थान है नैनी नाम का, उसके पास से एक रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, वो रेखा है 82 डिग्री 5 डेज, ठीक है। 82.5 डिग्री की रेखा है जो कि यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये यहाँ पे वो स्थान है, इस स्थान से निकलती है 82 डिग्री 5 डेज रेखा। अब 82.5 डिग्री को अगर मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, और 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कुल 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे। अब क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि पूर्व के जो भी स्थान होंगे वो ग्रीनविच के स्थान से आगे चलेंगे, मतलब कि उनका टाइम प्लस में होगा, ठीक है। तो भारत का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलेगा, क्योंकि ये पूर्व में है और पूर्व में भी 82.5 डिग्री देशांतर पर ये स्थित है, ठीक है। अब इसी कारण से अगर हम इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगी 180 डिग्री की रेखा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा होगी, इसका जो समय अगर निकालना होगा तो इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 से गुणा करेंगे तो कुल आएगी 720 मिनट। 720 मिनट मतलब 12 घंटे। मतलब कि इसका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच रेखा से 12 घंटे आगे होगा। 12 घंटे आगे किस तरीके से होगा, मतलब कि अगर एक एग्जांपल की सहायता से समझें तो अगर यहाँ पर 22 तारीख की रात के 12 बज रहे हैं, मतलब कि रात के 12 मतलब 22 तारीख यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, 12 AM लिख देते हैं इसको, ठीक है। 12 AM अगर यहाँ पर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्रीनविच रेखा होगी इसमें 21 तारीख के 12 PM होगा, मतलब कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और यहाँ पर जो होगा वो 22 तारीख की सुबह हो गई होगी, मतलब कि रात के 12 बज रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो 180 डिग्री की यहाँ पर पश्चिमी रेखा होगी उस पर क्या होगा,
उस पर यहाँ पर 21 तारीख के रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, 12 AM हो रहा होगा 21 तारीख का। मतलब कि यहाँ पर अभी 21 तारीख शुरू हो रही है और यहाँ पर 22 तारीख शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से 24 घंटे का अंतर होता है। और क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि 180 डिग्री पश्चिमी रेखा और 180 डिग्री पूर्वी रेखा एक ही रेखा है, पर क्योंकि हम इसका टाइम डिसाइड करते हैं ग्रीनविच रेखा से, इसलिए यहाँ पर टाइम में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 180 डिग्री पश्चिमी रेखा पे हम देखेंगे तो यहाँ पर 21 तारीख के रात का 12 बज रहे होंगे, और 180 डिग्री पूर्वी रेखा पर देखेंगे तो यहाँ पर 22 तारीख के 12 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में। तो देखिए, जो अक्षांश रेखाएं होती है, लैटिट्यूड रेखाएं होती है, ये तो समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। तो इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, जो कि कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि कोई भी अक्षांश रेखा, कोई भी दो अक्षांश रेखाएं होंगी, उनके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर ही होती है, चाहे हम उसको कहीं पर भी नाप लें, ठीक है। अब बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं जैसा कि पहले ही बताया था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर मिल जाती है, इसलिए इनकी दूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो बहुत ही कम होती है, और इनकी जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है हमारी भूमध्य रेखा या इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के पास अगर बात करें तो इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, और वो दूरी होगी 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और दो जो देशांतर रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, ठीक है। जो 111.32 किलोमीटर मैंने अभी आपको बताया था, इस दूरी को गोरे कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे भूगोल के कुछ बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।